हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में शरीर में गति भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में विद्युत धारा भाग 2 के बारे में समझेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे जल प्रदूषण भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में 4 दिन रुके और वहाँ कृपलानी जी गांधी जी के साथ रहे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतीहारी पहुँचे और वहाँ से जसौली पट्टी के लिए निकले। रास्ता तय करते हुए वे धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद के साथ चंद्र रहिया पहुँचे और वहाँ उन्हें पुलिस का दारोगा मिला। दारोगा ने गांधी जी को कहा, आपको मोतीहारी लौटने का आदेश कलेक्टर ने भेजा है। गांधी जी ने धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद से कहा, आप लोग जसौली पट्टी चली जाइए और वहाँ की घटना की पूरी जानकारी लेकर आइए। मैं मोतीहारी वापस जा रहा हूँ। गांधी जी दारोगा के साथ मोतीहारी वापस चले गए। गांधी जी को नोटिस दिया गया और नोटिस में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति भंग होने का डर है, इसीलिए 144 धारा के तहत आप तुरंत मोतीहारी छोड़ दें। और गांधी जी ने इसके जवाब में लिखा, मुझे खेद है कि मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा गया है। मैं लोगों की दुख तकलीफ जानने आया हूँ, इसलिए मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी दंड हो उसे सहने के लिए मैं तैयार हूँ। गांधी जी पर 144 धारा लगाने की नोटिस मिस्टर हिकॉक जिला मजिस्ट्रेट ने उसी दिन भेज दी और उधर गांधी जी ने एच.एस. पोलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और राजेंद्र प्रसाद को इस मामले की सूचना दी। C.F. एंड्रूज को मोतीहारी आने के लिए तार दिया गया। 16 अप्रैल 1917 को मिस्टर मोशेड ने एक लंबी रिपोर्ट बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी, जिसमें गांधी जी से हुई बातों का सारांश था। और फिर 17 अप्रैल 1917 को देहातों से इजहार लिखे जाने की तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी, इसलिए बहुत से रैयत आए और गांधी जी के सामने इजहार लिखवाने लगे। गांधी जी जान गए कि आज्ञा उल्लंघन करने हेतु अवश्य जेल जाना होगा। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि 144 धारा के अनुसार आप पर अभियोग लगाया जाएगा, इसलिए आपको 18 अप्रैल 1917 को 12:30 बजे डिविजनल अफसर की कचहरी में उपस्थित होना है। 18 अप्रैल को गांधी जी कचहरी गए। हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों के अंदर घुसने के प्रयास में कोर्ट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए और वहां तैनात अफसर ने गांधी जी से कहा कि कृपया आप लोगों को शांत कराइए।
गांधी जी ने उपस्थित लोगों से बोला, आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। और गांधी जी के इतना कहते ही पूरी जगह शांति छा गई। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि कोर्ट में गांधी जी ने मुकदमा किस तरह लड़ा। ज़ीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में ज़ीशान के मन में एक ख्याल आया। मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है। शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। ज़ीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों न रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुँचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह 2 पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या? ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ज़ीशान, बत्तखें, ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है, बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं। क्यों ना मछली घर चलें? ज़ीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी?
उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ है कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियां होती हैं, जैसे कि अरे बस, शाम हो गई, जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया। अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। विद्युत धारा भाग 2। नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में आपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हम रघु और राम के पास रामपुर जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानना। रघु चाचा की दुकान जंक यार्ड में क्रेन को देखो, लोहे के सामान को कैसे अलग कर रहा है। हाँ राम, लेकिन इस क्रेन में चुंबक कहाँ है? रघु, तुमने ठीक कहा, यह तो चुंबक जैसे दिख ही नहीं रहा। क्रेन के बीच एक लोहा है और चारों ओर एक तार लिपटा हुआ है। यह लोहे को आकर्षित कर रहा है। राम, हमें इस यंत्र के बारे में पता लगाना ही है। हाँ यार, इस बात का जरूर पता लगाएंगे। चलो चलो मेरे पिताजी से पूछते हैं, शायद उनको कुछ पता हो। भैया देखो देखो, मुझे क्या मिला, एक चुंबक। देखो यह लोहे के सिक्के इस चुंबक से कैसे चिपक रहे हैं। अरे वाह, ये सिक्के अधिकतर कोनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बीच में ज्यादा चिपक नहीं रहे हैं। ठीक कहा तुमने। पता है मीरा, रघु और मैं एक क्रेन देखकर आ रहे हैं जो बड़े बड़े लोहे के सामान को आकर्षित कर रहा था, लेकिन वह क्रेन तो बीच में भी लोहे को आकर्षित कर रहा था। अच्छा, हाँ, रघु और मैं उसके पिताजी की दुकान में जाएंगे और इसके बारे में पूछेंगे। मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। भैया मैं भी चलती हूँ। राम राम, चलो हम पिताजी की दुकान में जाएंगे। चलो मीरा, चलो। नमस्ते चाचा जी, मैंने और रघु ने आज सुबह एक क्रेन को देखा था। वह क्रेन तो बड़े लोहे की चीजों को अलग कर रहा था, लेकिन हमें उस क्रेन में कोई चुंबक दिखाई नहीं दिया।
देखो, मेरे पास एक चुंबक है और लोहे का चूरा है। राम, तुम इस चूरे को कागज पर डालो। अभी इस पर चुंबक रखो और कागज को आराम से हिलाओ। चाचा जी, यह लोहे का चूरा तो कोनों के तरफ चला गया है। रघु, तुम इधर आओ और इसे देखो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? पिताजी, आपने एक लोहे की कील पर तांबे के तार को घुमाया है, फिर आपने इसे एक बैटरी से जोड़ा है। अब जब मैंने स्विच को दबाया तो क्या हुआ? लोहे के चूरे को इस लोहे की कील ने आकर्षित किया। यह चूरा तो बीच में भी इस कील से चिपक गया। यह कैसे हुआ? यहाँ पर कोई चुंबक नहीं था। हाँ, ठीक कहा। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ संकेंद्रिक वृत्तों या गोलाकार रूप में होता है। क्या इसका मतलब है कि बिजली का प्रभाव चुंबक जैसा है? हाँ, सही कहा। दरवाजे की घंटी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वो कैसे पिताजी? देखो, मेरे पास एक पुरानी घंटी है। क्या तुम इस लोहे की रॉड को देख रहे हो? यही विद्युत चुंबक का काम करती है। जब इसके कॉइल में विद्युत धारा जाती है, तब यह हथौड़ा यानी गोंग जाकर घंटी बजाता है। अच्छा, आप समझ में आया। पिताजी, और किन-किन उपकरणों में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है? कई उपकरणों में, जैसे पंखे, विद्युत क्रेन। ओह, जो कबाड़ी चाचा की दुकान में आज क्रेन देखी थी, वह भी चुंबकीय प्रभाव से ही काम कर रही थी। बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर और कौन से उपकरण काम करते हैं, आप पता लगाइए और सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों, जैसे कि आपने देखा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहता है और यह स्थायी चुंबक से काफी अलग है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। जब विद्युत धारा बंद हो जाती है, उसका चुंबकीय प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। यह कई बार स्थायी चुंबक से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है।
क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ पा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और ये गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनाएं। गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल करें। ऐसे उपकरण खरीदें जिनमें सीएफसी ना हो। औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक रसायन हवा में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करें। दुकानदारों को पॉलीथीन इस्तेमाल करने से मना करें। खाद्यान्न बनवाने के लिए ग्राम पंचायत से आग्रह करें। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करें जिसमें सीएफसी ना हो। क्या हुआ सानिया, तुम बहुत उदास दिख रही हो? मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी। मेरी दोस्त इशिता और नैना पेट दर्द की परेशानी के कारण क्लास नहीं आ रही हैं। टीचर ने बताया कि उन्हें डायरिया हुआ है। ये तो बहुत दुख की बात है। घर आते समय तुम उनसे मिली? हाँ मम्मी, इशिता की मम्मी बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने इशिता की मम्मी से कहा कि दूषित पानी के कारण ये बीमारी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ। वो तो पानी फिल्टर करते हैं। सानिया, कई बार विशेष रूप से बारिश के मौसम में पानी बहुत दूषित रहता है। अगर इसे ठीक से फिल्टर नहीं किया गया तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। चलो अच्छा है मम्मी, हम सब फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, वरना हम सब भी बीमार पड़ सकते हैं। और अभी मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकती। मुझे डांस का अभ्यास करना है और मेरी परीक्षा भी आने वाली है। मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहती। परेशान मत हो सानिया, मेरे साथ किचन में आओ। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं पीने के पानी को कैसे शुद्ध करती हूँ।
अपने अनुभव और विज्ञान की किताब के अनुसार पानी में कोई गंध, कोई रंग नहीं होना चाहिए और बैक्टीरिया और प्रदूषकों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही सानिया। दोस्तों, क्या आप अपनी विज्ञान की पुस्तक के पाठ 18 में देखकर मुझे यह बता सकते हैं कि पीने लायक जल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? मम्मी, नल का पानी तो पीने लायक लगता है, फिर भी हम उसे फिल्टर करते हैं। सही कह रही हो। ज्यादातर पानी साफ लगता है, लेकिन वो साफ होता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? आपने जो पानी भरा था वो फिल्टर होकर नीचे आ रहा है और जो गंदगी थी वो कैंडल और फिल्टर की अंदर की दीवार पर चिपकी हुई है। बिल्कुल सही। अब तुमने देखा, स्वच्छ दिखने वाले पानी में भी गंदगी निकलती है जब उसे फिल्टर करते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही कैंडल को साफ किया था और फिर भी इस पर गंदगी की परत है। मम्मी, इशिता और नैना कैसे बीमार हो गईं, जबकि वो तो पानी को फिल्टर करती हैं? बारिश के मौसम या जब मौसम बदलते हैं तब कई बार वातावरण में जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं। इनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस तरह के फिल्टर गंदगी, जीवाणु, विषाणु, जंग आदि को हटाने में सक्षम हैं, लेकिन कई विषाणु पानी में रह जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ, पानी को उबालना। बिल्कुल, और समय समय पर फिल्टर को साफ भी करते रहना चाहिए। अब मुझे लगता है मैं पानी पीकर बीमार नहीं होंगी। सच में? हर दूसरे दिन गोलगप्पे के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जो पानी मैं अपने घर और स्कूल में पी रही हूँ वो अच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ है। अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो मानव द्वारा कार्य किए जाते हैं, क्या वो पानी को दूषित कर रहे हैं? चलो कबीर भैया की मदद से पता करते हैं। भैया, क्या आप जल प्रदूषण के बारे में और जानने में मेरी मदद करेंगे कि इसे कैसे रोका जाए? हाँ जरूर, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ, घरेलू कार्य कैसे जल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? हम अपने मोहल्ले में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है? चलो शुरू करते हैं। हम घरों में किस किस जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं और यह कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, यह नोट करो। ठीक है। दोस्तों, क्या आप 3 ऐसे कार्य बता सकते हैं जहां हम पानी इस्तेमाल करते हैं और वह जल प्रदूषण को बढ़ा रहा हो? नहाने, कपड़े धोना, बर्तन धोना। बिल्कुल सही। हम और क्या करते हैं? दांतों को ब्रश करना, सब्जियों को धोना, टॉयलेट फ्लश करना, हमारे घरों की सफाई, वाहनों की सफाई। वाह, सूची तो अच्छी है। चलो अब चलकर देखते हैं कि हमारे इलाके कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। मम्मी, क्या आप हमारे साथ चलोगे? साथ में जाना अच्छा रहेगा। जरूर, चलो चलते हैं। सानिया, यहाँ देखो, हमारे मोहल्ले के नजदीक ये कुछ फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाला गंदा पानी जाकर नदियों में मिलता है। इस अनुपचारित पानी के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है। मोहल्लों के घरों या शौचालयों का गंदा पानी भी नालों के द्वारा सीधा नदी में मिलता है। इससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। सही, मैं यह नोट कर लूंगी। हम आगे कहाँ जाएं? आओ, नदी पर बने पुल पर चलते हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी। ठीक है। ये देखो, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट नदियों में मिलता है। ये भी एक प्रमुख कारण है जल प्रदूषण का। आजकल हमारे घरों तथा मोहल्लों से निकलने वाला कचरा भी नदी नालों के किनारे फेंक दिया जाता है। पानी में मिलकर यह ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसके कारण
जलीय जीव मर जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको दूषित और प्रदूषित पानी में अंतर पता है? कौन ज्यादा नुकसानदेह है? इंसानी कार्यों के कारण नदी नाले के बराबर लगने लगी है। हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था, गंगा नदी लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि नदियों में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण और दूषित पदार्थ मौजूद है। इसे पहले जल उपचार संयंत्र से फिल्टर किया जाता है, फिर घरों में भेजा जाता है। मुझे लगता है मैंने जल प्रदूषण के कई उदाहरण देख लिए हैं। अब कुछ उपाय चाहिए। चलो घर चलें। सान्या, तुमने जल प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे? हाँ, मैंने कुछ उपाय सोचे, लेकिन अकेली नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपका और भैया का साथ चाहिए। बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हम अपने घर से ही कुछ उपाय करना शुरू कर सकते हैं। हम बर्तन को धोने के बाद साबुन के पानी को गाड़ी धोने में काम ला सकते हैं। सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को टॉयलेट में डालने या फर्श साफ कर सकते हैं। बारिश के पानी को हम भूमिगत पानी भंडारण में इकट्ठा कर सकते हैं। हम बहते नलों को ठीक करेंगे जिससे जल बच सके। यह बहुत अच्छे सुझाव है सानिया। मोहल्ले में क्या उपाय किए जा सकते हैं? यह थोड़ा मुश्किल है। यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। पानी को फिल्टर करने की जरूरत है। इसके बारे में हमें लोगों को सूचित करना होगा। फिर हमें हमारे मोहल्ले की समिति को मंदिर के फूलों के खाद के लिए गड्ढा बनाने हेतु पत्र लिखना होगा, जिससे वे नदियों में ना जाएं। जो लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? इसके लिए हमें नगर निगम से भी बात करनी होगी। सान्या, तुमने बेहतरीन उपाय सोचे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ लोगों से बात करने चलूंगी। मैं मोहल्ले की समिति को खाद के गड्ढे के लिए पत्र लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया मम्मी और भैया। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम साथ साथ कुछ तो बदलाव जरूर ला सकते हैं। दोस्तों, मम्मी और कबीर जल प्रदूषण कम करने के लिए मेरी मदद करने को तैयार हैं। आप अपने मोहल्ले में जल प्रदूषण कम करने के लिए क्या करोगे? हमने सीखा कि पीने लायक पानी को पेयजल कहते हैं। पेयजल में रंग, गंध, प्रदूषण, केमिकल और वायरस नहीं होते। पेयजल बनाने के लिए उबालना और फिर सूती कपड़े से छानना, फिल्टर का प्रयोग करना। पानी गंदा होता है जब हम घर के काम या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। जब बड़ी मात्रा में गंदा पानी बिना फिल्टर किए नदियों में डाला जाता है, तब नदी और जीव जैसे मछली को नुकसान पहुंचता है। शहरों की आबादी के द्वारा इस्तेमाल किया गया जल नदी में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसी नदी से उस शहर का पेयजल भी लिया जाता है। शहर का कूड़ा भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। जो लोग नदी के किनारे रहने को मजबूर हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी को पेयजल के स्रोतों को साफ रखने की जानकारी देनी चाहिए। नदियों और जीवों को बचाने के लिए डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा आदि से बचने के लिए जल प्रदूषण कम करना जरूरी है। जैविक कूड़े का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए या जानवर को खिलाने के लिए किया जाना चाहिए। पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। जहां तक हो सके उसके पुनः उपयोग के तरीके निकालने चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सींग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक बग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं।
नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाले जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहां आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और उन्हें देखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं।
भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था, ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके। मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं। इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जब विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा।
आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।